हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जर्मनी के एकीकरण का डिस्कशन हम कर रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक जो चरण था जर्मनी के एकीकरण का, उसमें बहुत से प्रयास हुए, चाहे जनता ने किए, चाहे नेपोलियन के आक्रमण ने किए या फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने किए। लेकिन बाद में जो जर्मनी के एकीकरण का जो आप ये कह लो कि कार्यभार है, वो संभाला बिस्मार्क ने, जो कि जर्मनी का चांसलर बना, यानी प्रधानमंत्री बना। क्योंकि नया जो सम्राट बना था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के बाद, वो था विलियम प्रथम। तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया और फिर बिस्मार्क ने जब चांसलर का पद संभाला तो उसने अपनी नीति की घोषणा कर दी। उसने कहा कि रक्त और लौह की नीति अपनाई जाएगी अगर जर्मनी का एकीकरण करना है, और वो राजतंत्र के साथ था, वो लोकतंत्र के खिलाफ था बिस्मार्क, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसने कहा था कि नॉट बाय स्पीचेस एंड रेजोल्यूशंस आर द मेजर क्वेश्चंस ऑफ द डे टू बी सॉल्व्ड बट बाय द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी प्रस्ताव पारित करके और भाषणबाजी करके उस समय के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको सुलझाया नहीं जा सकता या समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता, बल्कि समस्याओं का हल कैसे होगा? रक्त और लौह की नीति, यानी शक्ति की नीति अपनाकर। तो अब उसने मन बना लिया कि जो है युद्ध करना पड़ेगा हमें राष्ट्रों के साथ, और उसने चाहे असंवैधानिक तरीके से बजट पास करवा लिया सेना के पुनर्गठन के लिए, उच्च सभा में करवा लिया, निम्न सभा को छोड़ दिया। तो इस तरह से उसने हर तरीके अपनाए जो है जर्मनी का एकीकरण करने के। तो इसके लिए उसे युद्ध करना पड़ा सबसे पहले डेनमार्क के साथ। अब डेनमार्क के साथ युद्ध का कारण क्या था? कारण ये था कि 1863 में श्लेज़विग और होल्स्टेन नाम की दो डचियाँ जो थीं, उसका प्रश्न गंभीर हो गया था। ऐसा था कि ये जो डचियाँ हैं, डचियाँ मतलब दो क्षेत्र, श्लेज़विग और होल्स्टेन, ये भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रशा और डेनमार्क में स्थित थी। अब डेनमार्क की आप लोकेशन जानते हो, डेनमार्क की लोकेशन जर्मनी के नॉर्थ में है। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रशा और डेनमार्क में ये दोनों डचियाँ स्थित थी। अब डेनमार्क का जो शासक था उस समय, वो इन दोनों डचियों पर अधिकार करता था। वो इन दोनों डचियों का ड्यूक था और इन दोनों डचियों की व्यवस्था उसके द्वारा ही की जाती थी। तो क्या हुआ, 1863 में डेनमार्क का एक नया संविधान बना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उस संविधान में श्लेज़विग और होल्स्टेन को, दोनों को डेनमार्क में शामिल कर लिया गया। अब इस बात पर, क्योंकि प्रशा के भी दायरे में आती थी ये डचियाँ, तो इस बात पर बिस्मार्क ने डेनमार्क पे कार्रवाई करने का निश्चय कर लिया और 1864 में उसने एक संधि करके ऑस्ट्रिया की सहायता का भी आश्वासन प्राप्त कर लिया श्लेज़विग और होल्स्टेन के प्रश्न पर। देखो आप, अभी मतलब प्रशा ने ऑस्ट्रिया की सहायता लेने का निर्णय कर लिया बिस्मार्क के नेतृत्व में, एक संधि कर लिया ऑस्ट्रिया के साथ श्लेज़विग और होल्स्टेन के प्रश्न पर। फिर ऑस्ट्रिया से जो संधि की, उसके अनुसार दोनों की संयुक्त सेना ने डेनमार्क पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। तो देखिए, डेनमार्क पर आक्रमण किया, डेनमार्क को आसानी से दोनों शक्तियों ने, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने पराजित कर दिया। और फिर एक संधि हुई 1864 में, वियना की संधि, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ पे एक संधि हुई जिसके अनुसार श्लेज़विग और होल्स्टेन को प्रशा और ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया। यानी होल्स्टेन जो था वो तो ऑस्ट्रिया के पास चली गई और जो श्लेज़विग था वो प्रशा के पास चली गई। ठीक है, तो गैस्टीन की संधि हुई 1865 में, जिसके अनुसार
होल्स्टेन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार और श्लेज़विग पर प्रशा का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये जो सफलता थी ये बिस्मार्क की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता थी। और देखिए, चाहे श्लेज़विग प्रशा को मिल गया था, लेकिन अभी भी होल्स्टेन जो था वो ऑस्ट्रिया के पास था। अब बिस्मार्क जो है बहाने ढूंढ रहा था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के। देखो उसने क्या किया, डेनमार्क की डचियों के प्रश्न पर पहले उसने ऑस्ट्रिया से समझौता किया। जब डेनमार्क को युद्ध में पराजित कर दिया तो अब उसने ये देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया जा सकता है, मतलब इस्तेमाल किस प्रकार से किया, कूटनीतिक जो है चाल किस प्रकार से चली उसने। ऑस्ट्रिया जो कि दुश्मन था प्रशिया का, बिस्मार्क तो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया को उसने साथ ले लिया डेनमार्क के प्रश्न पर। जब वो प्रश्न हल हो गया तो अब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के बहाने ढूंढने लगा। बहाना क्या था कि अभी होल्स्टन का उस पर अधिकार है। तो अब जो है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ 1866 में। तो बिस्मार्क ने डेनमार्क के युद्ध के पश्चात ही ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। 1865 में बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के अंतिम चरण के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि होल्स्टन जो था उसमें ऑस्ट्रिया के शासन का विरोध आरंभ हो गया, क्योंकि बेसिकली वो प्रशा के दायरे में पड़ता था। और देखिए, अब एक और इंटरेस्टिंग सी बात है, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना है बिस्मार्क को, तो उसने क्या किया, फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से संधि कर ली। उसे ये था कि कल को फ्रांस ऑस्ट्रिया का साथ दे सकता है। तो बिस्मार्क ने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से एक संधि करके उसके ऑस्ट्रिया के साथ होने वाले युद्ध में फ्रांस की तटस्थता का वचन ले लिया। सिंपल शब्दों में ये संधि होगी कि अगर प्रशा और ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है तो उसमें फ्रांस अलग रहेगा, उसमें फ्रांस कहने का अर्थ ये कि ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देगा, युद्ध से अलग रहेगा। और रशिया जो था वो पहले ही प्रशा के समर्थन में था। इंग्लैंड के राजा ने पहले ही उस समय युद्ध से अलग रहने की नीति अपना ली थी। मतलब अभी देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बिस्मार्क ने मैनिपुलेशन किया, विभिन्न राष्ट्रों को ऑस्ट्रिया का साथ न देने का उसने प्रयास किया। देखिए, रूस पहले ही प्रशा के साथ था, ठीक है। फ्रांस ने तटस्थ रहने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ऑस्ट्रिया का अन्य राष्ट्रों ने साथ दे दिया तो उसके लिए ऑस्ट्रिया को पराजित करना मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के राजा ने पहले ही युद्ध से अलग रहने की नीति अपना ली थी। इसके अलावा देखो आप, बिस्मार्क ने इटली से भी समझौता किया। देखो, कोई राष्ट्र नहीं छोड़ा आसपास का, जर्मनी के पास इटली, ठीक है, इधर पूर्व में रूस, उधर फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड। तो मतलब पेरिफेरी में अगर आप जर्मनी को, प्रशा को देखो तो उसकी पेरिफेरी में जितने भी महत्वपूर्ण देश पड़ते थे उन सब देशों के साथ चाहे वो संधि करी हो, चाहे उन्होंने खुद ही अलग रहने का वायदा किया हो, तो इस तरह की उसने नीति अपनाई। इटली के साथ क्या संधि की, इटली के साथ ये संधि की कि उस समय देखो, अभी तक इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ये बात है 1866 की। इटली का यूनिफिकेशन 1870 के आसपास हुआ है। तो इटली के साथ संधि कर ली कि जो ऑस्ट्रिया के ऊपर वेनेशिया का जो अधिकार था, मतलब ऑस्ट्रिया ने जो वेनेशिया पर अधिकार कर रखा था, इस युद्ध के पश्चात वेनेशिया जो है वो वापस इटली को दे दिया जाएगा। वो लोम्बार्डी और वेनेशिया आपको ध्यान होंगे। तो वेनेशिया जो है वो दे दिया जाएगा इटली को। अगर प्रशा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में प्रशा जीत जाता है तो इटली के साथ भी समझौता कर लिया।
और इटली ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा की सहायता देने का वचन दे दिया। तो इस प्रकार से पूरी कूटनीति जो है बिस्मार्क ने अपनाई और 16 जून 1866 को सेडोवा, बैटल ऑफ सेडोवा एक हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में एक युद्ध हुआ था। 7 सप्ताह चले इस युद्ध में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया और उसके बाद अगस्त 1866 को एक संधि हुई जिसे प्राग की संधि के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया ने पुराना जर्मन संघ भंग करने का आश्वासन दिया और इस संधि के अनुसार जो शर्तें थी, जो विनीशिया, जो मैंने आपको बताया था ना, विनीशिया का जो प्रदेश था वो इटली को दे दिया गया। हैनोवर, श्लेज़विग, होल्स्टन, हेस कैसल और कुछ अन्य जो प्रदेश थे वो प्रशा में शामिल कर लिए गए। तो इस प्रकार से यूरोप के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति जो है सफल होती नजर आई। इसके बाद बिस्मार्क ने क्या किया कि अब उसने सोचा कि क्यों ना जो नॉर्दर्न जर्मनी है उसके ज़्यादातर राज्य जो है उसके समर्थन में थे। तो उसने क्या किया कि उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया जिसमें 21 राज्यों ने भाग लिया और इसमें प्रशा के नेतृत्व में नॉर्दर्न जर्मन कन्फेडरेशन की स्थापना की गई। यानी कुल मिला के मोटे शब्दों में उत्तरी जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, उत्तर जर्मन संघ का निर्माण हो गया। अब जो दक्षिण के जो राज्य थे, अब दक्षिण के राज्यों को जर्मन संघ में शामिल करना था। तो इसके लिए युद्ध ज़रूरी था फ्रांस से। अब देखो, पहले तो फ्रांस का साथ ले लिया था, फ्रांस के साथ संधि कर ली कि युद्ध में वो तटस्थ रहेगा जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेगा प्रशिया। अब फ्रांस के साथ युद्ध करने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। फ्रांस के साथ युद्ध के कारण बने क्योंकि आप देखिए कि एक तो उत्तर जर्मन संघ का निर्माण कर लिया था और दक्षिणी जो जर्मनी थी, दक्षिणी जर्मनी में फ्रांस का काफ़ी प्रभाव था। कुछ और समस्याएं थी जैसे लग्जमबर्ग की समस्या, स्पेन का प्रश्न था, जो भी है। तो फ्रांस के साथ जो है युद्ध का ऐलान कर दिया, सेना तैयार की और 6 अगस्त 1870 को बर्थ की लड़ाई में प्रशिया ने फ्रांस को पराजित कर दिया। तो मैंने आपको बताया था इटली का जब यूनिफिकेशन बताया था कि अंत में मैंने आपको बताया था रोम पर फ्रांस की सेना का अधिकार था और जब फ्रांस प्रशा युद्ध शुरू हुआ तो उस सेना को वापस बुला लिया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो देखिए, सेडान नामक स्थान पर जो है फ्रांस की सेना को प्रशा की सेना ने घेर लिया और फिर 2 सितंबर 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया प्रशा के आगे। राजतंत्र की समाप्ति होगी, फ्रांस में गणतंत्रीय शासन की स्थापना कर दी गई और 1871 में ही वर्साय के महल में जर्मन सम्राट विलियम प्रथम की बहुत धूमधाम से ताजपोशी की गई। यानी अब प्रशा का फ्रांस पर अधिकार हो गया। और इसके बाद जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई, जिसमें फ्रांस ने ये जो युद्ध लड़ा था प्रशा के खिलाफ, उसकी युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 200 मिलियन पाउंड 3 वर्ष के अंदर देने का वचन दिया। दूसरी बात यह कि जब तक फ्रांस इस हर्जाने की रकम अदा नहीं करता तब तक जर्मन सैनिकों को फ्रांस में ही रहने का जो है निश्चय किया गया और फ्रांस ने एल्सेस लॉरेन के जो क्षेत्र थे वो जर्मनी को प्रदान कर दिए। तो इस प्रकार से फ्रैंकफर्ट की संधि से ये फ्रैंको प्रशियन वॉर जो है समाप्त हुआ। और अब बिस्मार्क का लास्ट जो स्टेप था वो था दक्षिणी जर्मनी का एकीकरण, यानी जिसमें बेवेरिया, वुटनबर्ग, शुरू में तो ये इन्होंने इनकार कर दिया था जर्मन संघ में शामिल होने के कारण, लेकिन बिस्मार्क ने अपनी राजनीति और कूटनीतिक चालों से बेवेरिया, वुटनबर्ग, बैडन, हेसे डर्मस्टेट जैसे राज्यों को जर्मन संघ में, दक्षिणी जर्मन संघ में शामिल होने का
जो है के लिए राजी कर लिया और इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की अध्यक्षता में पूरा हुआ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इटली का यूनिफिकेशन पढ़ लोगे, जर्मनी का यूनिफिकेशन तैयार कर लोगे, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस इसमें काफ़ी लेंदी है इस बार। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रूसी क्रांति पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।